रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC, ठीक है, जो आपका ROC होता है बेसिकली वो होता क्या है, देखिए ROC मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये शो करता है आपको कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कब डिफाइंड होगा, जब xt e की पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई हो चुका होगा, ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म कब डिफाइंड नहीं होगा। आप xt इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी नहीं बोलना चाहते बार बार, तो सिंपल नाम दिया गया है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा किसी भी सिग्नल xt का। तो ये देखिए, अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाऊं तो t की वैल्यू पॉजिटिव साइड आप कुछ भी रखिए, e की पावर माइनस सिग्मा टी लगातार डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर t की वैल्यू आप नेगेटिव साइड रखते हैं तो ये e की पावर प्लस हो जाएगा, तो ये तो लगातार इंक्रीज होगा, तो ये फिर आपका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपको तो बाउंडेड सिग्नल चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल चाहिए। तो यहां पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा शो किया जाता है सिग्मा से, कि सिग्मा की किन वैल्यूज के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होगा और सिग्मा की किन वैल्यूज के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पर जिस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने ROC नहीं पढ़ा था, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर किसी सिग्नल का डिफाइंड था तो वो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड था, उसमें आपको देखना नहीं था कि किन के लिए होगा किन के लिए नहीं होगा। लेकिन लाप्लास में वो कुछ वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, कुछ वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो लाप्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ROC। तो एग्जाम में अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन शो कर देंगे तो हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपको साथ साथ में ROC भी शो करनी पड़ेगी, कहां पर डिफाइंड है कहां पर डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ROC का और फोरियर और लाप्लास में रिलेशन का, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, बेसिकली जो फोरियर का यूज करके हमने लाप्लास का फॉर्मूला डिराइव किया है, उस लाप्लास के फॉर्मूले का हम यूज देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपको एक सिग्नल दिया हुआ है xt इज इक्वल टू ut, स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेस क्या होता है हमारा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी xt e की पावर माइनस st dt, ठीक है। तो ये जो हमारा लाप्लास का फॉर्मूला है, आप देखिए xt क्या है, ut है। ut इटसेल्फ हमें पता होता है क्या शो करता है, लिमिट शो करता है इंटीग्रेशन की। ut मींस सिर्फ पॉजिटिव साइड, 0 टू इनफिनाइट। ut क्या होता है, 0 से इनफिनाइट तक कांस्टेंट होता है 1 पर। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से इंफिनिटी, और वैल्यू क्या होती है हमारी 1, e की पावर माइनस st dt। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेशन अब कर लें तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए e की पावर माइनस st का ये हो जाएगा e की पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी। नाउ जब आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए साइन पहले माइनस बाहर में लगा हुआ है, तो लोअर लिमिट का एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 1 बाय s। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया आपका ut का। देखिए ये ut का लाप्लास हम सभी को याद भी रहता है, एक्सेस इक्वल टू 1 बाई s। लेकिन जब हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम कभी भी ROC के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अभी हमें सोचना है, सिर्फ लाप्लास का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ROC भी डिफाइन करनी है। तो ROC डिफाइन कैसे करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए अब यहां पर जब भी कोई सिग्नल कॉजल होता है तो पहली स्टेटमेंट जो मैं आपको ROC से रिलेटेड यहां देने जा रहा हूं, फॉर कॉजल सिग्नल ROC इज ग्रेटर देन पोल वैल्यू, ठीक है। तो कॉजल सिग्नल के लिए ROC क्या होती है, ग्रेटर देन पोल वैल्यू। तो देखिए यहां पर मैं जो प्रॉपर्टी आपको यहां पर शो किया हूं उसका मीनिंग क्या है। ut हमने कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सारे तरह के सिग्नल स्टडी कर रखे हैं। कॉजल सिग्नल मींस क्या होता है, जो राइट साइडेड होता है, तो ut हमारा कंप्लीटली राइट साइडेड होता है। तो बेसिकली ut से मल्टीप्लाई करने पर या ut आपको गिवन हो इटसेल्फ, तो हमेशा क्या होता है, वो कॉजल सिग्नल होता है, ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। तो कॉजल सिग्नल है आपका ut, जब आप उसका लाप्लास निकाल लेंगे 1 बाई s, तो मैंने आपको क्या सिखाया, फॉर कॉजल सिग्नल ROC इज ग्रेटर देन पोल वैल्यू। तो देखिए पोल
पोल यहां पर क्या है आपका, आप देख सकते हैं पोल मींस आपको डिनोमिनेटर से मिलेगा। डिनोमिनेटर में पोल की वैल्यू क्या है आपकी, एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, ठीक है ना। तो ये जो पोल की वैल्यू आपकी 0 है, तो ग्रेटर देन पोल वैल्यू, यहां पर सिर्फ पोल वैल्यू देखना नहीं होता है, मैं आपको प्रॉपर्टीज जो है स्टेप बाय स्टेप अपडेट करते जाऊंगा, आपका कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप अपडेट करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल के लिए आप ग्रेटर देन पोल वैल्यू लेकर चलिए। तो आप देखिए ग्रेटर देन अगर पोल वैल्यू आप देखते हैं तो यहां पर पोल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा आरओसी। आरओसी को किससे शो करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी, सिग्मा से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां पर अब एक बात समझिए, देखिए हमने अभी तक किसी भी लेक्चर में पोल का कंसेप्ट एनालाइज नहीं किया है। ऑल दो कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते हो पोल और जीरो डिटेल में, पोल का कंसेप्ट हमने एनालाइज नहीं किया, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि पोल आप कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैं आपको पोल निकालने का एक दो एग्जांपल दे दूं, जैसे सपोज करिए आपको इस तरीके से लिखा है 1/s-a, तो सिंपली आपको करना क्या है, बस पोल आपको हमेशा मिलता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है ना इक्वेशन, आप उसको बस इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो s-a को इक्वल टू अगर आप 0 करोगे तो s क्या मिल जाएगा आपको, a, यही है आपका पोल। तो पोल मींस s की वैल्यू आपको निकालनी है डिनोमिनेटर में, s की वैल्यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए 1/s+3 है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, s+3 इक्वल टू 0, दैट मींस s इक्वल टू -3। मान लीजिए अगर 1/s² + 2s+2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो s² + 2s+2 को इक्वल टू 0 कर दीजिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बेसिक है, आप हमेशा हर एक सब्जेक्ट में यूज करते हैं, इसे सॉल्व करिए और s की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, पोल का वैल्यू मिल जाएगा। 2 वैल्यू मिलेगी यहां पर आपको पोल की, ठीक है। तो बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें पोल की वैल्यू का, और कुछ भी नहीं। यहां पर जो हमने अब देखा, यहां पर s था खाली, तो सीधा सीधा इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, s-a हमने इक्वल टू 0 लिखा था, दैट मींस s इक्वल टू 0 आप यहां पर लिख देंगे डायरेक्टली। तो पोल की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 थी, तो आपको क्या लिखना है कॉजल सिग्नल के लिए, ROC इज ग्रेटर देन पोल वैल्यू, दैट मींस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। नाउ यहां पर अब इस ROC को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिगर वाइज, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आप जब भी s के लिए y एक्सिस x एक्सिस बनाते हैं ना, तो देखिए s का वैल्यू आपने क्या लिखा है, सिग्मा प्लस j ओमेगा। सिग्मा रियल पार्ट है, तो हमेशा x एक्सिस में रियल पार्ट शो करते हो आप, तो सिग्मा, y एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट, तो ओमेगा, ठीक है। तो सिग्मा एंड ओमेगा, y एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट आप शो करते हो, इसलिए j आप रिप्रेजेंट करो ना करो मीनिंग उसकी सेम है, तो आप चाहो तो कर भी सकते हो j ओमेगा। नाउ यहां पर अगर आप देखोगे सिग्मा प्लस j ओमेगा, तो हमारा जो सिग्मा है, ROC आई है इस UT के कैलकुलेशन के लिए, वो कितनी आई है, सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो 0 आपका यहां कहीं आएगा, ठीक है ना, बेसिकली पोल वैल्यू। तो पोल को हमेशा आप क्रॉस से शो करते हो, पोल आपका क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 मींस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, दैट मींस उस पोल की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। आप देख लीजिए यहां पर मैंने लिखा है सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो आप 0 को शो कर दोगे, पोल को क्रॉस से शो करोगे, उसके बाद ग्रेटर देन मतलब उससे ज्यादा, तो बेसिकली आप इस तरीके से शो करते हो। देखिए ग्रेटर देन 0 लिखा है लेकिन कोई लिमिट नहीं लिखी है कि अपर लिमिट क्या है, तो आप डैश डैश करके इसको छोड़ सकते हो, अप टू पूरा इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ROC को यहां पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। बेसिकली पैरेलल स्ट्रिप्स होती हैं आपकी, ठीक है, और किसके पैरेलल होती हैं, j ओमेगा एक्सिस के, आपस में भी पैरेलल होती हैं और j ओमेगा एक्सिस के भी पैरेलल होती है, क्लियर अच्छे से। तो इस तरीके से ROC को आप रिप्रेजेंट करते हो। ROC का यूज बहुत ज्यादा है, ROC के थ्रू आप कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं, कोई सिग्नल स्टेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि कैसे हम चेक करते हैं, लेकिन आगे जाकर जब आप बहुत सारे कॉमन सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करोगे, तो हर एक सिग्नल के बाद हम चेक करेंगे कि सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं, या सिस्टम गिवन है तो वो स्टेबल है कि नहीं। देखिए सिग्नल कभी स्टेबल अनस्टेबल नहीं होता है, सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, दैट मींस t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0, तो वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कहलाता है, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं।
ठीक है, सिस्टम जो है वो स्टेबल या अनस्टेबल होता है, लेकिन आरओसी के थ्रू जो आप चेक करते हो, ठीक है, चेक करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आरओसी के थ्रू जो आप चेक करते हो वो क्या चेक करते हो कि सिग्नल आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं, जिसे हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं इस पूरे सिलेबस में। नाउ या सिस्टम जो है आपका वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, देखिए सिग्नल आप कब करेंगे, सिग्नल के लिए कब चेक करेंगे, जब आप किसी सिग्नल का लाप्लास निकाल रहे होंगे। सिस्टम के लिए कब करेंगे, जब आप किसी सिस्टम का निकाल रहे होंगे। देखिए सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं xt से, सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं ht से, तो दोनों ही केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस में प्रोसीजर सेम रहेगा, बस सिग्नल है तो आप बोल देंगे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं, सिस्टम है तो आप बोल देंगे स्टेबल है कि नहीं। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आरओसी की, व्हेन आरओसी दैट मींस सिग्मा के फॉर्म में जो हम लिखते हैं, व्हेन आरओसी कंटेन्स जे ओमेगा एक्सिस, जे ओमेगा मींस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, देन सिस्टम इज स्टेबल एंड आप बोल सकते हो या और बोल सकते हो क्योंकि दोनों का प्रोसीजर सेम है, और आप ये भी कह सकते हो अगर सिग्नल दिया हुआ है तो सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। आप इस तरीके से यहां पर कमेंट कर सकते हो सिग्नल या सिस्टम पे, जिसका भी आप लाप्लास निकाल रहे हो तो उसकी आप आरओसी निकाल लो। अगर आप यहां पर देखो इस एग्जांपल में जो आपने यूटी का लाप्लास निकाला है, मान लीजिए यूटी एक सिग्नल है, तो सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं, तो देख लीजिए क्या उसकी आरओसी जे ओमेगा एक्सिस कंटेन कर रही है। जे ओमेगा एक्सिस कंटेन करने का मतलब क्या है, ये जो आपने पैरेलल स्ट्रिप्स बनाई है ना, उसके बीच में जे ओमेगा एक्सिस भी आ रहा हो, पर यहां नहीं आ रहा है। क्यों, आपका जो पोल था वो जे ओमेगा एक्सिस पर ही था, ठीक है ना, ओरिजिन पर था, तो आपने क्या लिखा है, सिग्मा ग्रेटर देन 0, दैट मींस जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट मींस ये जो यूटी सिग्नल है आपका वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। और हम पहले ही से जानते हैं, देखिए ये तो स्टैंडर्ड सिग्नल था, इसका नॉलेज तो हमें पहले से ही था, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत थोड़ी ना थी ये चेक करने के लिए कि यूटी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं। यूटी के बारे में हमें नॉलेज है ही कि जो यूटी होता है आपका 1 होता है फॉर टी ग्रेटर देन 0, 0 होता है फॉर टी लेस देन 0 और हाफ होता है फॉर टी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यूटी आपका टी ग्रेटर देन 0 पे 1 है, इसका मतलब यूटी जो है वो 1 है फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी, देख सकते हैं आप। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की डेफिनेशन क्या होती है, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 होना चाहिए, प्लस इंफिनिटी पर भी और माइनस इंफिनिटी पर भी। तो यूटी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, तो ये हमें पहले से पता था, लेकिन लाप्लास से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए जो चीज हमें पहले से पता हो ना उसको सबसे पहले चेक करना चाहिए, जिससे आंसर वेरीफाई हो जाए, फिर हम किसी भी और क्वेश्चन में जहां हमें नॉलेज ना हो उसमें हम पता लगा सकते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू अगर आपको चेक करना हो कि सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं या सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो जस्ट आपको आरओसी निकालनी होगी और आरओसी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि सिग्नल या सिस्टम क्या होंगे आपके, ठीक है। तो आई होप आपको ये आरओसी का जो कंसेप्ट है बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली आज हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला देखा, हमने लाप्लास और फोरियर का रिलेशनशिप देखा, हमने ये देखा कि हमें लाप्लास की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड साथ ही साथ हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एनालिसिस किया और हमने एक स्टैंडर्ड सिग्नल यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट किया, और हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का यूज करके सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं या सिस्टम स्टेबल है कि नहीं ये भी जाना, और साथ ही साथ हमने कॉजल सिग्नल के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी भी स्टडी की। सो आई होप आपको ये पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे।